Good morning students of class 11. Today in our business studies class we are going to start our unit number 3. Its name is public, private and global enterprises. देखिए बेटा, आपके जो अब की बार नया सिलेबस आया है उसमें ये जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस का जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला आपके सिलेबस से कट हो गया है. ठीक है, तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट के बारे में पढ़ेंगे. ग्लोबल एंटरप्राइजेस का जो टॉपिक है वो कोविड-19 की वजह से जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये वाला टॉपिक आपका कट कर दिया गया है सिलेबस में से. तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा. आप अपने अपने बुक्स में भी इस टॉपिक को कट कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में ध्यान रहे. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइवेट. किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? प्राइवेट सेक्टर के बारे में. प्राइवेट सेक्टर जैसा कि आप जानते हो, प्राइवेट सेक्टर होता क्या है? ये वो सेक्टर है जिसके अंदर जो बिजनेस है, बिजनेस ओन किया जाता है. बिजनेस के ऊपर जो मालिकाना हक है वो किसका होता है? प्राइवेट पर्सन्स का होता है, इंडिविजुअल्स का होता है. और यू कैन से ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, इसमें जो मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर में, इट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसका जो मेन मकसद है वो है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना. देखिए, स्टार्टिंग में हम इसका मीनिंग देखते हैं. इट इज़ दैट सेक्टर, ये वो सेक्टर है, द बिजनेस ऑफ विच, बिजनेस जिसका बिजनेस क्या होता है? आर ओन्ड बाय, ओन किया जाता है, मतलब इसके ऊपर मालिकाना हक होता है. किसका? प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेट सेक्टर के जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो प्राइवेट पर्सन हैं, कोई भी हो सकता है. ठीक है, उनका मालिकाना हक होता है. गवर्नमेंट का कोई भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसकी ओनरशिप के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस वो नहीं कर सकता. किसी भी तरह के प्रॉफिट्स में वो अपना हिस्सा नहीं मांग सकती. किसी भी तरीके से ऑनरशिप में वो अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता रिगार्डिंग इट्स ऑनरशिप. सिर्फ ऑनरशिप किसके हाथ में रहती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में. या तो उनका ग्रुप होता है या एक प्राइवेट व्यक्ति भी अकेला इस बिजनेस को ऑन कर सकता है. ठीक है, अब देखिए कुछ एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं जो मेन हमारे कंट्री में जो मेन ग्रुप्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम कर रहे हैं इस वक्त. देखिए, अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप, इसके बारे में तो सबने सुना होगा. अंबानीज ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप. ये कुछ एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं. इनका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, प्रोडक्ट से अपने जो भी ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कमाना ही इनका मेन मोटिव है. नेक्स्ट वन, इसके फीचर्स आज हम देखेंगे. फर्स्ट फीचर इज प्रॉफिट मोटिव. देखिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना. लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर हम अगर किसी बिजनेस को लंबे टाइम तक मार्केट में टिके रहना है तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का ही क्यों ना हो. ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ आज के टाइम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है. लेकिन मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट ओनरशिप. इसके अंदर जो ओनरशिप है वो किसकी होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की. ठीक है, जो बिजनेस के ऊपर जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइवेट पर्सन्स होते हैं. और जो प्राइवेट पर्सन होते हैं सिर्फ
उन्हीं का ही प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर किसी भी तरह का हिस्सा ओनरशिप में नहीं इंटरफेयर कर सकती कि आप हमें मतलब अपनी किसी भी तरह की डिटेल्स दो या ओनरशिप के बारे में कुछ भी वो नहीं मांग सकती। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है रिगार्डिंग इट्स ओनरशिप। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, इट मीन्स अगर हमें पता लगाना है कि हमारा बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो रहा है तब हम उसके प्रॉफिट से मेज़र करेंगे। जिस बिजनेस में जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं इट मीन्स वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है मार्केट में। ठीक है, कोई बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है और एक बिजनेस है वो इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा, तो सक्सेसफुल किसे माना जाएगा? जो अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है। ठीक है, प्राइवेट मैनेजमेंट, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा ही की जाती है। मीन्स जो ओनर्स हैं वही ज़्यादातर इसके क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। बिजनेस पूरा मैनेज कौन करता है? प्राइवेट लोग। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, मतलब कि पॉलिटिकल जो इसमें दखल अंदाजी है वो बहुत कम रहती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, these are the features of private sector. Now we will understand some of the forms of private enterprises. हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस के कुछ एक प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस? फर्स्ट वन जो आपका गिवन है दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? देखिए, मैंने कोई दुकान खोली है, अकेली हूँ, दुकान खोल रही हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं उस दुकान को खुद ही मैनेज करूँगी। रिस्क होगा वो भी मेरा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी वो भी मेरी होगी, रॉ मटेरियल आएगा वो भी मैं ही संभालूँगी। ठीक है, जो भी मैं बिजनेस अपना स्टार्ट कर रही हूँ नया, सब कुछ मैनेज कौन करूँगी? मैं अकेली। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ मैनेज करता है, हर एक चीज़ को मैनेज करता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रिस्क बियरिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी काम हो, सब कुछ कौन मैनेज करेगा? ओनली अ सिंगल पर्सन विल मैनेज ऑल द थिंग्स। और इसके अंदर जो लायबिलिटी है पर्सन की, इट इज़ अनलिमिटेड। अगर मान लीजिए भविष्य में जाकर, मैंने जो दुकान खोली थी, भविष्य में जाकर मुझे किसी तरह का कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो उसकी जिम्मेदार मैं अकेली रहूँगी, मैं किसी और के ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस को ऑन करता है, मैनेज करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और रिस्क भी वो अकेला ही बियर करेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देखिए जो हमारे कंट्री में होती है ज़्यादातर ये वाला बिजनेस, देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हिंदूज फैमिली ज़्यादातर इसका बिजनेस करती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब जब एक फैमिली बिजनेस को रन किया जाता है बाय द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब एक बिजनेस को एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके अंदर जो मेन हेड हैं वो कौन होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो सबसे एल्डर मोस्ट जो व्यक्ति होता है हमारी फैमिली का, ही बिकम्स द कर्ता, और उसी के डिसीजंस को सभी को मानने पड़ते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में जो उसने डिसीजन ले लिया बाकी सभी मेंबर्स को उस बिजनेस को उस डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। और कर्ता जब सारे डिसीजन लेता है और मेंबर्स हैं वो सब मिलकर फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं, तो इसके अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लेकिन कर्ता की जो लायबिलिटी है, ये जो हमारा कर्ता है, इसकी जो लायबिलिटी है
कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। इसीलिए जो कर्ता डिसीजन लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है, क्योंकि पता है कि इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, कि अगर भविष्य में कुछ नुकसान उठाना पड़ा तो मेंबर्स तो अपना साइड हो जाएंगे अपनी लायबिलिटी को पूरा करके। अनलिमिटेड किसकी है? कर्ता की। सारा का सारा बोझ किस पे आएगा? कर्ता पे। इसलिए बहुत सोच समझ के बिजनेस के अंदर अपना फैसला लेता है। नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? देखिए, जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसके अंदर कुछ एक कमियां थी। उन कमियों को ख़त्म करने के लिए हमने पार्टनरशिप को लेकर आए। कमियां क्या क्या थी? इसके अंदर मान लीजिए कैपिटल थोड़ी ज़रूरत है हमें, तो हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो क्या करेंगे? किसी न किसी और व्यक्ति को हमें अपने साथ लगाना पड़ेगा ना काम में, अपने बिजनेस के साथ उसको पार्टनर के तौर पे लेना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप आई हमारी। पार्टनरशिप कब आई? इसके लूप होल्स को, इसके ड्रॉबैक्स को कवर अप करने के लिए हमारी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म हुआ। अब पार्टनरशिप में क्या है? 2 से 50 लोग तक बिजनेस कर सकते हैं एक ही फर्म के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन रिस्क बियरिंग है वो शेयर की जाती है बिटवीन द पार्टनर्स। इसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति वही बियर करता है। इसके अंदर पार्टनरशिप में क्या है? ये डिवाइड हो जाता है बिटवीन द पार्टनर्स जो रिस्क है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है वो भी डिवाइड हो जाती है। कैपिटल इसमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो इसमें ज़्यादा कैपिटल हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा? जॉइंट वेंचर एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसी तरह का बिजनेस होता है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए किया जाता है। जब वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो जाता है तो ये जॉइंट वेंचर अपने आप ख़त्म हो जाता है। जॉइंट वेंचर को शुरू करने के लिए मिनिमम लिमिट तो 2 व्यक्ति है, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। मिनिमम 2 व्यक्ति स्टार्ट कर सकते हैं जॉइंट वेंचर को और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए, जिस भी एग्रीमेंट के लिए हमने जॉइंट वेंचर बनाया है, वो पर्टिकुलर वर्क जैसे ही ख़त्म हुआ हमारा जॉइंट वेंचर साथ के साथ एंड हो जाएगा। उनके बीच का एग्रीमेंट है वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। किस तरह के उसमें होता है केसेस में? जैसे कोई ब्रिज बनाना है, रोड बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ काम करना है, उनके लिए जॉइंट वेंचर बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी होती है? ये वो कंपनी होती है जहाँ पर पार्टनरशिप में हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। अब और ज़्यादा कैपिटल की अगर हमें ज़रूरत है अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलेंगे। इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती है हमें। दूसरा, रिस्क बियरिंग शेयर की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है वो एक से ज़्यादा लोग करते हैं कंपनी की। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है उनकी जो वीकर सेक्शंस होते हैं, वीकर सेक्शंस साथ में मिलकर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए किसी प्रॉब्लम से दूर उसको भगाने के लिए एक सोसाइटी अपनी क्रिएट कर लेते हैं कि वो मुश्किल समय आने पर एक दूसरे की मदद कर सके। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो सोसाइटी का पर्सन है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हीं को बेनिफिट देना है। ये सोसाइटी के लिए काम नहीं करती, ये मेंबर्स के लिए काम करती है। जो भी हमारी सोसाइटी का मेंबर है सिर्फ उसी के बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे। अगर उसे कभी इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हुई तो मेंबर के लिए सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। ठीक है, ये आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर, ये रजिस्टर किया जाता है। और इसके अंदर जो मेन जो चीज़ है वो यही है कि बेनिफिट्स
मेंबर को दिया जाता है इसका, ठीक है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। क्लियर? सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब बेटा आपका जो वर्क है वो है आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में इसका मीनिंग, इसके फीचर्स और इसके फॉर्म्स कंप्लीटली अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी पेन नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।